जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पोश पाकिस्तान और पीएमआई पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अपने इस सेमिनार में कोरोना के हवाले से सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ पोश पाकिस्तान और कौमी पाकिस्तान की फ़ैकल्टी और एग्जेक्टिव मेंबर्स का कि जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में हमारे साथ ताउन किया। हम कोरोना के हवाले से पूरा आलम जो है, पूरी इंसानियत जो है वो इससे मुतासर हो रही है और इसकी वजह से ये जो पैंडमिक्स डेवलप हुआ और इस पैंडमिक की वजह से पूरी दुनिया में शरह मवात का रेशो सबका आपको पता है कितनी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है। और इसमें कम अज़ कम हम ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे वस्ती एशिया के अंदर इस तरह के मसाइल नहीं हैं। तो कोविड को इसको कोरोना को जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वो कोविड-19 दिया गया है, जो इसमें को स्टैंड फॉर द कोरोना और VI स्टैंड्स फॉर द वायरस और D स्टैंड्स फॉर द डायग्नोसिस या डिजीज के हवाले से और 19 फॉर द 19 2019 में आया। बेसिकली इट इज ए SARS-2। तो 2003 में SARS नामी एक बीमारी आई थी जो कि मिडल ईस्ट से शुरू हुई थी और उसके अलावा 2003 में फिर 2011 और 12 में भी। तो जो SARS वो उस वक्त उसे SARS-1 क्या कहा गया था कि SARS-1 का मतलब यह है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि अमूमन कैमल से वहाँ पर वस्ती अरब के अंदर जो है वो बीमारी आई थी। और बाद में फिर 2011 के अंदर जो है वो मिडल ईस्ट में ये बड़ी तेज़ी के साथ फैली, जिसको हम मर्स के नाम से याद करते हैं। तो ये मर्स और SARS की एक एक्सटेंडिंग शक्ल है जिसे आज हम SARS-2 कह रहे हैं और इसका नाम जो है वो कोरोना। और इसके ऊपर जो आगे सारी तरतीब उन्होंने बनाई और इसकी डायग्नोस्टिक और इसका सब कुछ बताया वो सारी चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पर इसकी जो फैमिली है, ये कोरोना एक वायरस फैमिली है, ये RNA जीनोम पर मुश्तमिल है और ये ज़ोनटिक डिजीज़ है, यानी जानवरों से इंसानों तक मुंतकिल हुई। इसके बारे में जो सबसे इब्तदाई रिसर्च जो इसके बारे में आई उसमें अमूमन मखसूस किस्म की बिल्लियाँ, कैमल और बैट, चमगादड़, जब ये प्रॉब्लम शुरू में आई तो उस वक्त देखा चाइनीज में कि उन लोगों ने इसे बैट के हवाले से चमगादड़ के ऊपर जो इसके ऊपर बात करी। और इसी तरह अरब में मिडल ईस्ट में SARS और मर्स जब आया तो उसमें कैमल और कैट्स के हवाले से मखसूस किस्म की बिल्लियों से भी इसको आगे प्रमोट करने में मदद फराहम हुई। जब ये वायरस अटैक कर देता है तो ये एक सिंगल स्ट्रेंड वायरस है और ये RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसको ब्रेक डाउन करना, जो सिंगल स्ट्रेंड वायरसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 12 दिन तक है। जब इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट जब पहुंचता है तो अमूमन जो एवरेज डेज जो हमें देखे गए हैं वो 5 से 7 दिनों में अलामात जो हैं वो पूरी तरह से नुमायां हो जाती हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स अमूमन का पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है, कभी कभार अलामात जो हैं वो पूरी तरह से ज़ाहिर नहीं होती, और अगर अलामतें ज़ाहिर हों और पेशेंट में सिवेरिटी अगर इख्तियार कर जाए तो ये सिवेरिटी निमोनिया में बदल जाती है और जो कि आखिरकार फिर जो है वो मौत से हमकदार करती है। इंसान और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जब जैसे ही बनी नो इंसान को अल्लाह ताला ने वजूद दिया, उसके साथ या उससे पहले जो हमें साइंटिफिक हिस्ट्री जो एवोल्यूशन जो है हमारी कायनात का वो बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंसानों से पहले डेवलप किया गया और इंसान और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसान के साथ जुड़ गए उनमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं और डिफरेंट टाइप की फंगस जितनी है ये सारी की सारी इंसानों के साथ जुड़ गई। जब इसकी हमला हो जाता है जिस्म के ऊपर और फिर जब इसकी इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल होता है और अलामात जब ज़ाहिर होती हैं तो उन अलामात में बुखार है, ड्राई या फिर प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, खुश्क खांसी होती है या फिर उसके साथ बलगम आ सकती है। और ये बलगम तब पैदा होती है जब ऑलरेडी पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई ना कोई इश्यूज पहले से चल रहे होते हैं, तो फिर ड्राई प्रोडक्टिव कफ भी आ सकती है, वरना अमूमन इसमें ड्राई कफ है। पेशेंट को फटीग रहती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, इसके सांस में रुकावट पैदा हो जाती है और सांस आहिस्ता आहिस्ता तंग हो जाता है और छोटा हो जाता है, निकलने में सांस के निकलने में दिक्कत आ रही होती है। मायल्जिया और आर्थ्रैल्जिया, खसूसन जो चेस्ट केज है और जो स्पाइन है इसके अंदर पट्टों में खिंचाव
और मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाता है और हड्डियां जो छोटे जोड़ है खुसूसन उनमें दर्दें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत वाकई हो रही होती है। पेशेंट सोर थ्रोट का शिकार होता है, मरीज को सरदर्द रहती है और इसे ठंड भी लगती है। और खुसूसन कोरोना का जो पेशेंट होता है इसके ठंड लगने का ताल्लुक जो है वो स्पाइन के साथ साथ है। इसमें हमने क्लिनिकल फीचर्स में जितने अपने पेशेंट्स को देखा है जो कोरोना के सिम्टम्स के साथ अपीयर हो रहे हैं, जो इस वक्त सारी रिसर्च पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, मरीज को जो सर्दी लगने का एहसास होता है वो इसकी स्पाइन के बिल्कुल साथ है। पेशेंट को नौजिया फील होता है और वॉमिटिंग आती है, ये उन लोगों में ऐसा हो सकता है जिसका जीआईटी साथ में डिस्टर्ब हो रहा होता है। नेजल कंजेशन आ जाती है और बलगम कभी कभार, जो लोग पहले से साइनोसाइटिस के मरीज हैं, जो लोग पहले से फ्लू के पेशेंट होते हैं, उनमें नेजल कंजेशन डेवलप हो जाती है, डायरिया है और कभी कभार खांसी के साथ बलगम के साथ जो है वो खून भी आ जाता है। पेशेंट हेमाटोसिस का भी शिकार हो रहे हैं। जो क्रोनिक केसेस है इसमें हम देखते हैं कि वो लोग जिनमें ट्यूबरकुलोसिस चल रही होती है या जिन लोगों में पहले से निमोनिया है या जिन लोगों में पहले से जो है कुछ चेस्ट डिसऑर्डर चल रहे होते हैं, उनमें खून के साथ जो है वो बलगम के साथ जो है वो खून भी खारिज हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी रेयर सिम्टम देखा गया है वो है कंजक्टाइवल कंजेशन। तो इसमें पेशेंट की आंखों में एक मखसूस किस्म की सुर्खी, उसके कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो ये भी बहुत कम पेशेंट के अंदर जो है ये कंजक्टाइवल कंजेशन का सिम्टम भी नोट किया गया है। हमने जब इसे देखना होता है कि इसके जो फीचर्स हैं, पैथोजेनेसिस है, इस पैथोजेनेसिस को देखते हैं कि ये बीमारी जो है ये जिस्म के अंदर जब फैलती है और जब ये वायरस जिस्म पर अटैक करता है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज्यादा मुतासर करता है और ये बड़े यूनिक किस्म के फीचर्स लेकर आता है। इसमें दोनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों ही मुतासर हो जाते हैं और दोनों में इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसके अलावा पेशेंट का जो ये वायरस जब जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वायरस अटैच टू द स्पेसिफिक सेलुलर रिसेप्टर वाया द स्पाइक प्रोटीन। इसके ऊपर बेशुमार छोटी छोटी स्पाइक प्रोटीन्स की स्पाइक लगी होती हैं। ये इन स्पाइक्स के थ्रू जो है वो अपना कंजेक्ट करता है जिस्म के साथ। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब ये दाखिल होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो सिलिया लगे हुए हैं उन सिलिया में ये अपने स्पाइक्स को अटैच करता है और फिर यही स्पाइक जो हैं ये प्रोटीन के स्पाइक होते हैं और ये डेवलप होते हैं और जो सिलिया है वो बजाते खुद भी एक प्रोटीन होती है। इन दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप होती है और ये स्पाइक उसका हिस्सा बन जाता है और ये ग्रेजुअली जगह बनाता है और उसको अंदर पेनिट्रेट करवा देता है। इसी तरह इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजिंग्स पैदा होती हैं जो कि ये फ्यूजन डेवलप हो जाता है बिटवीन वायरस एंड द सेल मेम्ब्रेन। वो जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की और इसी तरह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके एल्वेओलाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके दरमियान में ये प्रॉपर बॉन्डिंग डेवलप कर देता है, एक फ्यूजन डेवलप होती है और ये उसमें पेनिट्रेट कर जाता है। फिर जैसे ही इसकी फ्यूजन डेवलप होती है तो फ्यूजन डेवलप होने के साथ जो है ये न्यूक्लियोकैप्सिड किस्म का सेल क्योंकि है और इसकी कैप्सिड के ऊपर न्यूक्लाई डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं और ये उसको रिलीज करता है और पेनिट्रेट करता है और फिर जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए और जो सेल का जो डीएनए होता है उसमें ये अल्ट्रेशन डेवलप करता है। अल्ट्रेशन डेवलप करके प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन एंड द सर्टेन स्पेसिफिक एंजाइम्स को रिलीज करने में मदद दे रहा होता है। और ये जो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स और स्पेसिफिक टाइप की जो एंजाइम्स हैं इनकी रिलीजिंग के बाद जिस्म के अंदर फिर नई तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और अल्ट्रेशन ऑफ द फुल फंक्शन ये सारे के सेल के फंक्शंस को कंट्रोल में ले लेता है, अपने उस सेल को बागी खुलिया बना देता है और उसमें फिर अपनी प्रोडक्शन के साथ फिर वो बागी खुलियों की प्रोडक्शन को और आगे बढ़ा देता है। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ये वायरस जो है हमारे जिस्म में अटैक करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में दाखिल होता है तो इसके ऊपर पाई जाने वाली जो लिपिड्स की लेयर होती है वो लिपिड्स की लेयर ब्रेकडाउन होती है और ब्रेकडाउन होकर हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बकायदा वो लिपिड्स की लेयर को अटैच करा देती है। क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन इस सेल के यानी इसके वायरस के ब्रेकडाउन होने के बाद उसका जो आरएनए है वो हमारे डीएनए को डिस्टर्ब करता है, सेल के डीएनए को, और उसकी जो प्रोटीन ऊपर का लेयर जो होती है वो बकायदा एक कोटिंग दे देती है। तो आप सादे लफ्जों में आप यूं समझ लीजिए कि जिस तरह जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है इस तरह फेफड़े के ऊपर भी चर्बी चढ़ जाती है, जो एल्वेओलाइज होते हैं उनके ऊपर भी चर्बी चढ़ जाती है। जब वो एक चर्बी की लेयर यानी जब वो एक लिपिड्स की लेयर उसके ऊपर थिक लेयर आना शुरू हो जाती है तो उसमें जो
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये म्यूकट किस्म का स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो जाता है, और फिर जो ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकस भी उनका साइज भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंटरनली डायमीटर रिड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी की सारी जो म्यूकट किस्म की प्रोटीन होती है ये फिर उसमें सारी वो एडजस्ट होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर एक कोटिंग लेना शुरू कर देती हैं। जैसे ही ये सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उसे अपने मातहत कर लेता है, और इसके साथ ही क्या है, ये एक्सेस किस्म के साइटोकाइनेज और कीमोकाइनेज को भी रिलीज करवाने में मदद देता है, ये इंक्रीज हो जाते हैं। नतीजे में क्या होता है, टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जो कीमोकाइनेसिस जितने और साइटोकाइनेसिस जितने हैं ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सोजश पैदा करते हैं और उस टिश्यू के अंदर वाटर कंटेंट को बढ़ा देते हैं, और वहां पर WBC और प्लेटलेट्स और बाकी चीजों की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर अगले फेज में क्या होता है कि उसमें एक्यूट किस्म के फेज के साथ साथ जो है ESR इंक्रीज कर जाता है, और CRP जो है वो भी लेवल इंक्रीज कर जाता है, और खास तौर पर हमारे थायराइड से जो कैल्सिटोनिन रिलीज होनी होती है वो उसमें एक खास फंक्शन होता है, प्रोकैल्सिटिनोन सॉरी वो प्रोकैल्सिटोनिन का लेवल भी जो है वो भी इंक्रीज कर देता है। तो नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब होने के साथ मेटाबॉलिज्म का लेवल जो होता है वो स्लो हो रहा होता है, हाइपर इन्फ्लेमेशन आ जाती हैं, कॉज ऑफ डेथ जो है कॉज ऑफ डेथ जो है वो बढ़ जाता है, और उसमें ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द साइटोकाइनेज स्ट्रोम और उसके डिफरेंट किस्म के सिंड्रोम, जैसे कि सॉर्स में मिला, और उसके बाद कार्डिक एफिनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस आना शुरू हो जाता है। हमने देखा है हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में डिफरेंट टाइप की जो इमरजेंसीज आई हैं, और उन इमरजेंसीज के अंदर भी हमने अपने पेशेंट को भी, हमारे यहाँ पे पेशेंट जो है वो कार्डिक एस्थमा के साथ या कार्डियोमाइटाइटिस के साथ जो है वो पेशेंट, उनकी भी डेथ वाकई हुई है। तो इसलिए सार्स जब डेवलप होता है या कोरोना जब डेवलप होता है तो ये हमारी कार्डिक एफिनिटी को भी मुतासर करता है, और उसमें खुसूसन जो मायोकार्डियम जितने होते हैं उसमें फुलमिनेंट किस्म की इंफेक्शन जो है वो डेवलप कर देता है। कौन से लोग इसके रिस्क पर हैं? इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड किस्म के इंडिविजुअल जिनकी कुव्वत मुदाफित कमजोर हो रही होती है वो इसके रिस्क में होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के क्रॉनिक डिसऑर्डर रखते हैं या जिनके अंदर ऑलरेडी मैलिग्नेंसीज पाई जा रही होती हैं, जैसे कैंसर के मरीज हैं या इसी तरह और उनके अंदर कोई बीमारियां जिनके अंदर मैलिग्नेंसीज काफी हद तक होती है वो, और ओल्ड एज पीपल, क्योंकि बड़े उम्र के लोगों के अंदर एक तो कुव्वत मुदाफित कम होती है और दूसरा उनमें रेप्लिकेशन का लेवल लो हो जाता है, और उनमें जो रीमॉड्यूलिंग का लेवल जो होता है या रीजनरेशन का लेवल जो होता है वो स्लो होता है, इसलिए ये लोग ज्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि इनकी कुव्वत मुदाफित जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। ये इसका जो स्प्रेड है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफ, स्नीजिंग जिसमें खांसी और छींकना जो है, इसके बारे में जो सैनिटाइजिंग के जो प्रिंसिपल जो रूल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हमें बताए जा रहे हैं और जो यूनिवर्सल हैं उनको भी हम देखते हैं इसमें, या फिर डिफरेंट हमारे सर्फेसिस जितनी उनसे फैलता है, जैसे टेबल है, डेस्क है या डिफरेंट टाइप की सर्फेसिस है वहां से फैलता है। इसकी स्क्रीनिंग हम करवाते हैं तो स्क्रीनिंग में ये है जो टेस्ट इसके करवाए जाते हैं, अगर हम सीबीसी लें तो सीबीसी में WBC का लेवल जो है या तो कुछ लोगों में कम हो जाता है या बढ़ जाता है, यानी दोनों तरह के फेजेस ही आते हैं। इसमें लिकोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, लिकोसाइटोसिस भी हो सकता है, और खुसूसन उसका जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट अमूमन इसका कम हो जाता है, इसको लिम्फोपिनिया आना शुरू हो जाता है। अगर हम उसका डीएलसी देखें तो डीएलसी में लिम्फोपिनिया मिलता है, और टोटली या तो लिकोसाइट होगा या लिकोसाइटोसिस हो रहा होता है, और इसमें फेरेटिन का लेवल भी इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही फेरेटिन का लेवल इंक्रीज करता है तो लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हमने ये देखा है कि कोरोना के पेशेंट जो लोग पहले से हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के जो मरीज हैं वो बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया के अंदर डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आप ये देखें कि जो इटली में शराब इतनी बढ़ी हैं, कनाडा में इतनी शराब बढ़ रही हैं, स्पेन में इतनी ज्यादा हुई हैं, जिन मुल्कों के अंदर शराब बहुत ज्यादा है वो लोग ऑलरेडी पहले से लीवर कंप्रोमाइज थे, उनके लीवर कंप्रोमाइज के पीछे अल्कोहल का यूज है।
तो जिन मुल्कों के अंदर अल्कोहल का यूज बहुत होता रहा है या जिनके फूड के अंदर अल्कोहल बाकायदा एक हिस्सा है, उन लोगों में फेरेटिन का लेवल इंक्रीज होने के बाद उनकी शरह बहुत बढ़ी है। और इसी तरह पेशेंट के अंदर ALT और AST का लेवल जो है वो कोरोना के बाद जो है वो इंप्रूव कर जाता है। इसमें पेशेंट में ESR इंक्रीज करता है, प्रोकैल्सिटोनिन इंक्रीज कर जाती है, पेशेंट में LDH इंक्रीज कर जाता है ड्यू द एफिनिटी ऑफ द साइटोकाइनेज ऑफ द कार्डिक टिश्यूज एंड द हेपेटिक टिश्यूज। उसके कार्डिक टिश्यू के या फिर हेपेटिक टिश्यू के साइटोकाइनेसिस के रिलीज जब होता है तो ये दोनों टिश्यूज जो है वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं और प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। पेशेंट में हम इसका वायरल PCR करवाते हैं, इसका PCR टेस्ट है और पूरी दुनिया के अंदर PCR में हम ये भी देख रहे हैं कि ये PCR के टेस्ट के जरिए से ही इसका नेजल या फिर इसका थ्रोट स्वैब लिया जाता है, उसको PCR कल्चर किया जाता है और PCR कर हम पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट के पेशेंट को बढ़ाते हैं। ये PCR उस अल्लाह ना करे अगर किसी का पॉजिटिव निकल आता है पहली दफा में, तो फिर 7 दिन के बाद करना होता है ट्रीटमेंट और प्रोकैशनरी मेजर्स के साथ, और फिर उसके ठीक हो जाने के 7 दिन के बाद दोबारा करना होता है। अभी आप देखिए ये जो फ्राइडे गुजरा है, चाइना में जो लोग पहले से चले गए थे और वो ठीक हो गए थे, और जिन लोग उसके बाद चाइना में अभी इस फ्राइडे को देखें उनकी शरह मौत में और इजाफा हो गया, बढ़ गए, क्योंकि जब लोगों का एकदम से वो लॉकडाउन खत्म हुआ और लोग मार्केट में आए और दोबारा अपनी दोबारा सोशल लाइफ में चले गए। बाज लोग पहले से कंप्रोमाइज चल रहे थे और वो आखिरी हिस्से में थे, उनके लॉकडाउन के खुल जाने के बाद उन्होंने अपनी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं की और उनकी शरह मौत दोबारा से फिर बढ़ना शुरू हो गई। ये अमूमन उन्हीं लोगों में ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने बाज़ ऐसा भी होता है कि जब हम अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो हम उसमें अपने टेस्ट को प्रॉपर नहीं करवाते, ट्रीटमेंट इलाज के पूरा हो जाने के बाद भी PSR होना होता है। यानी ये जो टेस्टिंग जितनी हो रही है, एक बंदे की टेस्टिंग 3 बार होनी है बुनियादी तौर पर। पहली बार तो तब टेस्टिंग है जब उसको डायग्नोज हुआ, दूसरी बार टेस्टिंग उसके ट्रीटमेंट के दौरान में, तीसरी बार टेस्टिंग उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाने के बाद। और हम जैसे मुल्क के अंदर तो आपको पता है हमारे यहाँ तो पहले इतनी सहूलत अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा जो गवर्नमेंट की कही गई बातें हैं कि हम सोशल डिस्टेंस क्रिएट करें, हम लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं, अपने घरों में रहें, अपने आप को सैनिटाइज करें, जो हमारी हेल्थ मेजरमेंट्स है उसके प्रॉपर हम अपनी लाइफ को गुजारें ताकि हम जल्दी से और पूरी तरह से इससे सेफ हो सकें। इसी तरह पेशेंट के अंदर जो है वो हम CT उसका चेस्ट CT करवाते हैं। चेस्ट CT के अंदर जो है कंसोलिडेशंस आना शुरू हो जाती हैं जो कि बाइलेटरल हो सकती हैं, खुसूसन इसके फेफड़ों की जो लोअर लोब होती हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जब हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं या चेस्ट CT जब ले रहे होते हैं तो लोअर डाउन लंग लोब जो होती हैं वो बिल्कुल वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो दिखाई भी नहीं दे रही होती। हम इस बात को पूरी तरह से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना जो है ये उन्हीं लोगों में ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। तो ऑटोइम्यून, अब लोग हम इस बात को समझते नहीं है कि ऑटोइम्यून सिर्फ कोई एक आदि की बीमारी नहीं है, हमारा थायराइड इसमें इन्वॉल्व होता है। थायराइड की बेशुमार बीमारियां जो है वो इससे इन्वॉल्व हो सकती हैं। हड्डियों से मसाइल जो हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, पोलीमाइल्जिया रूमेटॉइड है, इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल्स की प्रॉब्लम्स है, फाइब्रोमाइल्जिया वगैरह है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इस तरह स्किन डिसऑर्डर है जैसे सोरियासिस है, विटिलिगो है, एक्जिमा है, स्क्लेरोडर्मा है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं। इस तरह लंग के डिसऑर्डर है जैसे लंग्स के टिश्यूज का फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, इसी तरह एस्थमा है, इसी तरह उसके वेनिंग्स ग्लोमेरुलराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नर्व्स बाजुकात कुछ बीमारियों से गुजरे होते हैं, उसमें न्यूरोपैथीज आ जाती हैं, खुसूसन जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इस तरह GI ट्रैक की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कोरोन डिजीज है, जैसे उसकी सेलियस की डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटीज टाइप 1 की वजह से हमारा GI डिस्टर्ब हो रहा होता है, खून की बीमारियां जैसे ल्यूकेमिया है और लूपस एरिथेमेटस है, और इस तरह हेमोलाइटिक चेंजिंग्स आ रही होती हैं। हमारे ब्रेन डिसऑर्डर कुछ ऐसे हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑटिज्म है और HDH का लेवल का कम होने उनकी वजह से। तो कोई ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कोई एक बीमारी नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर इन तमाम लोगों में से जिनकी शरह मौत हो रही है, पता नहीं वो किस किस तरह के मरीज होंगे जो साथ में है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना बजाते खुद 2% है इसकी शरह मौत, अगर सिर्फ कोरोना हो तो। लेकिन जो लोग दुनिया से जा रहे हैं
बिला इम्तियाज किसी भी तरह के गरीब या अमीर मुल्क के लोग जो दुनिया से जा रहे हैं, उनकी बुनियादी वजह ये है कि उनके साथ उनके कोई दूसरे डिसऑर्डर्स भी हैं। तो हमने अपने पेशेंट को ऑटोम्यून करना है ताकि उसका ऑटोम्यून जो है वो बेहतर हो और उसकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो इंक्रीज कर ले। देखें, जब भी बीमारियां जिस्म पर हमलावर होती हैं तो हम दो ही तरीकों से बच सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है, या तो उसके मुतालिक, उस बीमारी से मुतालिक हम कोई प्रिवेंशन ले रहे हों, या हम अपने जिस्म में इतनी अच्छी इम्यूनिटी रखते हों कि हम अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो ये दो ही तरीके हैं कि जिनके जरिए से हम बीमारी से खुद से लड़ सकते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है, इस इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमारे जिस्म के मखसूस ऑर्गन्स हैं, उन्होंने अपना काम करना होता है और वो अपना काम करते भी हैं। इम्यूनिटी के लिए हम अपनी फूड को बेहतर बना सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपनी नींद अच्छी कर सकते हैं, और खुसूसन जो अर्ली बेड की नींद है, रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी से उठना, इसका बहुत फायदा है कि जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है उससे मेलाटोनिन रिलीज होती है जो कि एंटी कैंसर है और जो हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफत को बढ़ाती है, हमारे थाइमस को एक्टिवेट करती है, जिससे टी सेल रिलीज होते हैं, जिससे हमारे WBC, हमारे प्लेटलेट्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बेहतर होते हैं। तो नींद भी एक और बहुत अच्छा फैक्टर है। इस नींद के जरिए से भी हम अपने पेशेंट को जो है वो रेगुलराइज कर सकते हैं, उसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशंस हैं उनको लिया जाए ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बेहतर बनाएं, हमारी इम्यूनिटी जो है उसका लेवल जो है वो बेहतर हो। और उसके लिए जो हम होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहला तो फैक्टर ये है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। उसमें कैलेडुला, इकिनेशिया, बर्बेरस वल्गैरस, कार्डस मैरियानस और चैलिडोनियम। अभी कल यूके में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर वसीम साहब, वो हमारे क्लिनिकल फोरम के अंदर, जो रिसर्च क्लिनिकल फोरम है उसमें हमारे वो दोस्त मेंबर भी हैं, उसमें वो अपनी इनपुट्स देते भी रहते हैं। तो उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर इकिनेशिया और चैलिडोनियम, इन दो दवाइयों के मदर टिंचर्स को हर मरीज को यूके में दिया जा रहा है ताकि उनका इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो, उनकी स्प्लीन लेवल जो है वो रेगुलर हो। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि जो पेशेंट जो है वो जब ये आता है तो अल्टीमेट जब लंग्स कंप्रोमाइज करते हैं तो वो वेंटिलेशन पे चला जाता है। तो वेंटिलेशन से बचाने के लिए हमारे पास लैकेसिस, लाइकोपोडियम और कार्बोवेज, अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से ये नेमतें मौजूद हैं। हमारा एक फैक्टर है और इस फैक्टर में आज का हमारा ये जो टॉपिक है उसमें क्योंकि हमने होम्योपैथी को कवर करना है और साथ में हमने हर्बल को कवर करना है, तो होम्योपैथी रिच हिस्ट्री रखती है मुख्तलिफ एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के ऊपर। तो आप अगर गूगल पे जाएं तो गूगल पे जाके अगर आप देखें तो होम्योपैथी जो है इट्स ए बून टू द पेशेंट ऑफ द स्कारलेट फीवर की पैंडेमिक्स को इसने कंट्रोल किया, एपिडेमिक्स को, टाइफस फीवर को किया, येलो फीवर को किया, नमूनिया को, कॉलरा को, इन्फ्लुएंजा को, हेपेटाइटिस को, इवन डेंगू को, इवन लेप्टोस्पिरोसिस को और कंजक्टिवाइटिस को। पूरी दुनिया के अंदर होम्योपैथी का ये क्रेडिट है और ये इसके सरसेरा है कि इसने मुख्तलिफ अमराज में पैंडेमिकली पेशेंट को और एपिडेमिकली इसमें इसको कवर किया। तो जब अब अगर हम ये देखें कि कुछ लोग कोरोना के हवाले से कह रहे हैं कि इसमें एक वैक्सीन है, तो इस वैक्सीन का जब तक ये नहीं बनती तब तक ये सूरत हाल है। आप ये देखिए, आई थिंक सो के 1790 के बाद 96 में आई थिंक होम्योपैथी जो है ये डेवलप हुई और इन्हीं सालों के दरमियान में सेम टाइम था वैक्सीनेशन का और होम्योपैथी की इजाद का। तो हम वैक्सीन के भी बकायदा जिस्म के ऊपर असर है। वैक्सीन जो है ये हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज रिलीज करवाती है, एंटीबॉडीज पैदा कर देती है, जबकि होम्योपैथी जो है वो हमारी वाइटैलिटी को बेहतर बनाती है, जो डिफरेंट किस्म के इन्वेडर जिस्म के ऊपर हमला आवर हो रहते हैं। और क्योंकि कोरोना में हमारे लंग डिसऑर्डर डेवलप होता है और जैसे मैंने आपको इसके शुरू में बताया है कि इसमें जो लिपिड्स लेयर्स होती हैं वो लिपिड्स लेयर्स प्रमोट कर जाती हैं, चढ़ जाती हैं ऊपर, जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम से कम हो रहा होता है। तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन डिक्रीज और बीमारियों में भी होती है, जैसे टीबी है, नमूनिया है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, स्कीमिया है। तो इनकी वजह से भी जो है वो मौत वाकई हो रही होती है। तो ऑक्सीजन डिक्रीज अगर हो रही हो तो जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म को उन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को जिस्म से रिलीज करने के लिए, खारिज करने के लिए हमारे लंग्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, किडनीज यूज होती हैं, लीवर यूज हो रहा होता है, इंटेस्टाइन यूज होती हैं और स्किन यूज होती हैं। ये हमारे 5 ऑर्गन है। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है।
तो हमने जब भी कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करना है और अगर ये आते हैं, अगर कोरोना के पेशेंट को अगर हमने मैनेज करना है तो इन टिश्यूज को या इन ऑर्गन्स को भी हमने इम्प्रूव बनवाना है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के हवाले से जो सिम्टम्स बड़ी बड़ी आ रही है, जिसमें फीवर है ये लगभग 87.9% लोगों को है, ड्राई कफ 67.7% में, फैटीग 38.1% लोगों को है, स्पुटम प्रोडक्ट जो बलगम आ रही है वो 33.4% है। इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ 18.6% लोगों में है, मस्कुलर जॉइंट प्रॉब्लम्स 14.8% में है, सोर थ्रोट 13.9% में है, सर दर्द जो है वो 13.6% में है, चिल 11.4% में है, नोजिया और वोमिटिंग 5% लोगों पे है, नेजल कंजेशन 4.8% में है और डायरिया 3.7% में है। तो अब अल्टीमेट आप अंदाजा कीजिए कि ये डिफरेंट किस्म की अलामत ये सारी मैनेजेबल है। इनको हम मैनेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन और बाय द हेल्प ऑफ इम्प्रूव द इम्यूनिटी। और अगर हमें कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ रही हो तो उसके लिए प्रॉपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उस ट्रीटमेंट को हम फिर आगे कर सकते हैं। तो हमारे इस हिस्से में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से प्रोफिलैक्सिस के लिए मैं आपसे बात करूंगा। तो ये वैसे टाइम तो गुजर गया क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के प्रोफिलैक्सिस में जो दवाइयां दी जाती रही उनमें आर्सेनिक, मलबल, इन्फ्लुएंजा, ऑस्लोकॉक्सिनम, थूजा, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, कार्सिनोसिन। अब मैं सिर्फ इसमें अब ये ट्रीटमेंट के हवाले से ये हमारे पोस्ट पाकिस्तान के और PUMI हमारे होम्योपैथिक विंग के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर मिर्जा इजाज बेग साहब, वो आपके साथ हम कलाम होंगे जिसमें होम्योपैथी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप तमाम साथियों को तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और इस कोरोना के हवाले से पूरी बात को आपने सुना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब डॉक्टर मिर्जा इजाज बेग साहब से कि वो काइंडली डाइस पर तशरीफ लाएं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जनाब मिर्जा डॉक्टर इजाज बेग साहब।